हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी परीक्षा की भी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम नवी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, जी हाँ, क्लास 9th की परीक्षा जो आपके 29 जनवरी और 30 जनवरी को आयोजित होने वाली है, उनके लिए आज हम सोशल साइंस का, जी हाँ, सामाजिक विज्ञान का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके जैक बोर्ड का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जी हाँ, आपके PYQ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। और आप लोग को और भी इसी तरीके का PYQ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों को हम इसमें जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे मेरे बच्चे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके PYQ क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी PYQ क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, मैं सारा का सारा आप लोग को इस चैनल पे करा दूंगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे, वहां पे मैं सारा लिंक दे दूंगा जहां से आप लोग अपना PYQ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं। और इसमें हम आप लोग को क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस के जो 40 सवाल हैं, ठीक है, जो पूछा गया सवाल है, वो सारे सवालों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर जो सवाल पूछा गया है आपके जैक बोर्ड से, पहला सवाल क्या दिया गया कि फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन है 1774 ईस्वी, 1715, 1789, 1794। ठीक है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्या दिया है, इन विच ईयर वाज द यूनिट ऑफ करेंसी लिब्रे इन फ्रांस, है ना। फ्रांस की जो मुद्रा है लिब्रे से किस वर्ष समाप्त कर दिया गया, तो ये 1794 में समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1794 में फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को समाप्त करके इसका नाम जो है क्या रखा गया, तो फ्रेंच फ्रैंक नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया, फ्रेंच फ्रैंक, है ना, फ्रैंक, याद रखिएगा। ठीक है, और उसी के बाद ये फ्रेंच फ्रैंक जो है 1999 तक चला और 1999 के बाद इसका नाम जो है यूरो कर दिया गया। पहले क्या था, तो पहले था लिब्रे, जिसको 1794 में समाप्त कर दिया गया और फ्रेंच फ्रैंक उस मुद्रा का नाम दिया गया। उसके बाद फिर कुछ दिन चला, ठीक है, कुछ साल चला, फिर 1999 में फ्रेंच फ्रैंक को नाम हटा करके यूरो कर दिया गया और अभी अभी आप लोग का फ्रांस की जो मुद्रा है यूरो में है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सारी बातें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि फ्रांस की मुद्रा जो लिब्रे है उसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, दूसरा नंबर पे। ठीक है, क्या दिया है, फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी। तो फ्रांसीसी सरकार जो था वो कर में, टैक्स में वृद्धि कर रहा था। ठीक है, वो क्यों कर रहा था, तो ऑप्शन है बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, सेना के रख रखाव के लिए, राज्य दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, है ना। फ्रांसीसी सरकार जो है कर में, टैक्स में वृद्धि कर रही थी, इसलिए कर रही थी कि बढ़ते जा रहे जो कर्ज थे उनको चुकाने के लिए, सेना में रख रखाव के लिए और राज दरबार में सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए क्या था, फ्रांसीसी सरकार जो था वो सभी करों में वृद्धि कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। क्या दिया गया है कि फ्रांस की पूरी आबादी लगभग 90% लोग कौन थे, है ना, किसान, पादरी, वकील, अमीर। तो फ्रांस की जो पूरी आबादी था जिसमें 90% लोग, है ना, 90% लोग जो थे वो किसान लोग थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिटा हुआ है, मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ देता हूँ कि 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी। ऑप्शन है रूसो, मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू, मिराबियो, है ना। इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। हु रोड द स्पिरिट ऑफ द लॉ इन 1748। तो कौन लिखा था, द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो था इसका रचना कौन किया था, मॉन्टेस्क्यू किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 5 नंबर जो सवाल पूछा गया कि जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था।
ठीक है। तो जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप को क्या कर लिया था, पूरा कर लिया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, मतदान के अधिकार को छीन लेना, पुरुषों और नागरिकों के अधिकार का घोषणा पत्र को समाप्त कर देना, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, जितने भी आपके सोशल साइंस के क्वेश्चन है, देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखिए जितने भी सोशल साइंस में जितने क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उतना कम है आप लोग को। सोशल साइंस के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। और मैंने अपने चैनल पे सारा का सारा प्लेलिस्ट बना दिया है प्रत्येक सब्जेक्ट का, जिसमें आप अपना तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे साइंस का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, सोशल साइंस का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें आपको 8-8, 10-10, 6-6 वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, जिसको अगर आप देखते हैं तो आप अपना अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। आइए 6 नंबर जो सवाल पूछा गया क्या है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जिकोब्लिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का जो उन्मूलन है जैकोबिन शासन में क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों के लिए एक में से था, एक था दहेज प्रथा, दास प्रथा, जाति प्रथा, तो सती प्रथा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा दास प्रथा, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए दिया हुआ है आपका, निम्न में कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले। ऑप्शन है उदारवादी, क्रांतिकारी, समाजवादी, राष्ट्रवादी। तो वो कौन से लोग हैं, है ना, यूरोप में ऐसा राष्ट्र, है ना, वो कौन से लोग हैं जो यूरोप के में ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले और जगह मिले। तो उदारवादी लोग, जी हाँ, उदारवादी लोग जो है यूरोप में एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्म को सम्मान बराबर मिले, है ना, और जगह भी मिले, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद की पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना पड़ेगा। ऑप्शन है फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, है ना। कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि खुद की पूंजीवादी को शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग है। फ्रांसीसी, इटली, जर्मनी, रूस। ठीक है, तो ये रूस के हैं। ये सारे हिस्से जो देख रहे हैं, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, ये सारा का सारा रूस का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 10 नंबर कि मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था। तो समाजवादी, क्रांतिकारी पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, लेबर पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में जो पार्टी का गठन किया था उसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे। ठीक है, देखिए 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ था और उस समय 2 यूरोपीय गठबंधनों क्या हो गया, बीच में युद्ध छिड़ गया, जिसमें एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे और दूसरा खेमे में कौन कौन थे। तो दूसरा खेमा में जो था बच्चा, ये फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक यमोत्तर रेखा मानी जाती है वह भारत के किस राज्य और शहर से होकर जाती है। तो उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, बिहार पटना, झारखंड रांची, गुजरात और गांधीनगर। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मिर्जापुर, है ना। जो भारत के मानक यमोत्तर रेखा जो माना जाता है पूर्वी देशांतर, ठीक है, वो भारत के जो है उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर कर्क रेखा का बात करें तो वो आपका झारखंड और रांची हो जाएगा। ठीक है, तो कर्क रेखा की बात यहाँ पे नहीं की गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों में कौन सा सागर मिलती है। तो अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर।
तो पश्चिमी यूरोपीय देशों के पूर्वी एशियाई देशों के कौन सा सागर मिलता है? तो हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी है? तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, नेपाल एवं भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन। देखिए, तो यहाँ पे जो बोला गया है उत्तर पश्चिम में, चलो हम भारत पहले बना लेते हैं, ठीक है, जैसा भी बना देते हैं इस तरीके से, क्या है, मान लो भारत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बात कर रहा है ऊपर वाला क्या होता है? उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। हमें किसका बात कहा गया है? तो हमें उत्तर पश्चिम का। तो उत्तर पश्चिम कौन सा हो जाएगा? ये वाला भाग हो जाएगा, है ना, यही वाला भाग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल यही भाग होगा, ये वाला भाग। और इस भाग में बोला गया है कि किसके साथ जुड़ी है? तो इस भाग में कौन कौन सा है? तो इस भाग में जो आपका है पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय, हिमाचल हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय। तो सतलुज एवं सिंधु के बीच में स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पटकोई, नागा, मिजो और मणिपुरम किस निम्न में से किनके नाम है? तो जातियों के नाम है, शहरों के नाम है, शैलों के नाम है, पहाड़ियों के नाम है। तो ये आपका इसका जो पटकोई हो गया, नागा हो गया, मिजो हो गया, मणिपुर हो गया, ये सारे जो है पहाड़ियों के नाम है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल, भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा से बनी है, उसका निर्माण किन नदियों से के द्वारा हुआ है? तो सिंधु, सतलुज और तीस्ता, सिंधु व्यास और झेलम, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु रावी और जेनाब। तो भारत के जो उत्तरी मैदान है, जलोढ़ मृदा जो बना है वो जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, कि किन कारणों से भारत का उत्तरी भारत कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन है समृद्ध मृदा आवरण, प्रचुर पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, इनमें से सभी कारणों से। तो क्वेश्चन क्या है कि किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? भारत के उत्तरी मैदान में किस लिए माना जाता है? तो वहाँ पे जो समृद्ध मिट्टी आवरण, वहाँ की जो मिट्टी है बहुत ही अच्छी है, प्रचुर पानी में की उपलब्धता, वहाँ की पानी में प्रचुर उपलब्धता है, और अनुकूल जलवायु, वहाँ की क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। तो इनमें से सभी कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना। चलिए आगे देखिए, मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तो भारत, तिब्बत, नेपाल, भूटान। तो मानसरोवर जो झील है ये आपके तिब्बत में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये हिंदू और बौद्ध धर्म के जो है पवित्र झील माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास किस नदी में मिल जाती है? किशन नदी, सिंधु, कुर्रम, काबुल। तो सतलुज, व्यास और रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिल करके पाकिस्तान में जो मिठान कोट के पास जो मिलती है वो सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो डल, उलर, सांभर, चिल्का। देखिए चिल्का तो उड़ीसा में भाई, डल झील जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? तो जल विद्युत उत्पादन करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। आसपास के क्षेत्रों में जलवायु को सामान्य बनाती है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती है, बिल्कुल सही है। तो इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा। झीलों के निर्माण से हमें क्या फायदा होता है? तो हमें विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, वहाँ की क्लाइमेट को सही कर सकते हैं, प्राकृतिक सुंदरता और वहाँ पर्यटन स्थल बना सकते हैं जिसमें बहुत सारे जो टूरिस्ट लोग हैं वो घूमने आएंगे, है ना। तो ये इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो शासकों का जो चुनाव लोग करता है वो लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर, वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहाँ के संविधान को बदल डाला गया? ठीक है, तो 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहाँ से संविधान बदल डाला गया था? तो ये आपका परवेज मुशर्रफ, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति के द्वारा क्या हुआ था? 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहाँ का संविधान को बदल दिया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क दिया गया है, एक तर्क निम्न में से कौन है? लोकतंत्र के विपक्ष में बोला गया, पक्ष में नहीं बोला, विपक्ष मतलब अपोजिट, मतलब नेगेटिव आपको निकालना है। तो समानता और स्वतंत्रता का पोषक है, ये तो सही कह रहा है भाई, तो ये ऑप्शन कट गया।
इसमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है ना, ये गलत कह रहा है। ठीक है, ये विपक्ष तर्क में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। क्योंकि इसमें होना चाहिए कि इसमें उत्तरदायी शासन पाया जाता है, जो सरकार बनती है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और यहाँ पे बोल दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नहीं है। कैसे नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो सरकार बनती है, हम लोग सरकार मिल करके बनाते हैं, तो उसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो इसमें क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उत्तरदायी होता है, लेकिन अनुत्तरदायी बोला गया है, तो ये आपका विपक्ष में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, विपक्षी दल, मीडिया, सत्तारूढ़ दल, इनमें से सभी। तो लोकतंत्र के किसी समस्या को समाधान के लिए जो भूमिका सबसे ज़्यादा होती है, ये विपक्षी दल का भी होता है, मीडिया का भी होता है, सत्तारूढ़ दल का भी होता है, तो इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। ये क्या है? लोकतंत्र की समस्या को समाधान करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि कोई भी दिक्कत होता है, देखते हैं न्यूज़ वगैरह, रिपोर्ट वगैरह पहुंच जाता है, विपक्षी दल भी आवाज़ उठाने लगता है कि आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, है ना। सत्तारूढ़ दल जो सरकार में बैठे हुए हैं, है ना, तो ये सारी भूमिका है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल कि आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है, तो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन चलाना, ये सही भाई। जनता द्वारा एक स्थान पर जमा होकर शासन संबंधी निर्णय लेना, गलत। मताधिकार के अधिकार को लोग से छीन लेना, ये भी गलत। इनमें से सभी गलत, तो ऑप्शन नंबर जो 27 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लोगों के द्वारा प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा। वह जेल किस द्वीप में स्थित है? तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयानक जो है, सबसे भयावह जेल में 28 साल तक रहना पड़ा। वो जेल जो है वो रोबेन द्वीप में है। ठीक है, कहाँ पर है? रोबेन द्वीप में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध को बढ़ाने लगे, तो वहाँ की सरकार ने अपनी नीतियों के में क्या बदलाव शुरू किया? तो भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध उठा लिया, नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया, इनमें से सभी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर, इनमें से सभी। आगे देखिए यहाँ पर, लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है? तो राजा का, संविधान को, युद्ध को, अकाल को। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी संविधान को माना गया है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और संविधान का जब दिल में आता है ना बच्चों, तो हम लोग को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम याद आता है ना, उन्हीं का जनक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर है। अच्छा, संविधान बनने में कितना समय लगा था, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल कि भारत देश के किस आधार पर बंटवारे की विभीषिका झेली थी? ठीक है, तो धर्म, जाति, भाषा, भूमि। तो भारत देश ने किस आधार पर बंटवारे की विभीषिका झेली थी? तो धर्म के नाम पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। संविधान प्रमुख रूप से क्या कार्य करता है? तो लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है, बिल्कुल सही बोला है। उसके बाद बोला सरकार के अधिकारों के सीमा को तय करता है, हाँ ये भी सही है। जो सरकार को अधिकार मिला है तो ऐसा नहीं कि वो मनन नहीं करेगा, तो वो भी, उसका भी सीमा है एक तरीके से। ठीक है, समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, बिल्कुल ठीक है। तो इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है कि पालमपुर के निकटतम गांव का बड़ा गांव का नाम क्या था? तो रायगंज नाम था भाई, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत के गांव के उत्पादन की प्रमुख विधियां क्या है? तो खेती, सिंचाई, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन। तो खेती करना, जी हाँ, खेती करना जो है ये क्या है? भारत के जो गांव के उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 3-4 सवाल और बचे, फटाफट कर लेते हैं। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो ये गैर कृषि क्रिया, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो ये आपका गैर कृषि में आ जाएगा, क्योंकि लघु विनिर्माण, परिवहन हो गया, दुकानदारी हो गया, बिजनेसमैन हो गया, ये सारी किस में आ जाएगा? गैर कृषि, क्योंकि कृषि से ये क्या है? अलग है। आगे देखिए, आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन अधिक सबसे महत्वपूर्ण है? ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय पूंजी, भौतिक पूंजी, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जरूरी है मानवीय पूंजी। इसलिए बोला जाता है सभी लोगों को शिक्षा दो, ठीक है, पढ़ाओ लिखाओ, है ना, ये सारी चीज़ें। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? तो साक्षरता दर, जी हाँ, जनसंख्या की गुणवत्ता को कौन बढ़ाता है? साक्षरता दर। जी हाँ, साइन करना जो है,
सबको थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। देखिए साक्षरता दर में यहाँ पे बताता है लोग शिक्षित होने चाहिए, ठीक है, लोगों का स्वास्थ्य होना चाहिए, कौशल निर्माण हो चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है कि हाँ वहाँ के जो जितने भी जनसंख्या है, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या जानते हैं, कंप्यूटर जानते हैं भाई, वहाँ के लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, है ना, बात करना जानते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या करता है, गुणवत्ता को बढ़ाता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ है, भूमि का, आय का, श्रम का, संपत्ति का। तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच का जो विभाजन हुआ रहता है, तो ये श्रम का है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल से पहले मैं बताना चाहता हूं बच्चों कि आप हमारे वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो ऊपर में लाइक का बटन होगा, जरूर दबाएंगे। उसके बाद आप क्या करना है, आपको एक प्यारा सा नीचे कमेंट भी कर देना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो, ठीक है। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। चैनल पे फर्स्ट बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना, और अपने दोस्तों के साथ मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया गया है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ है। बोझ है मतलब कि बेकार है। तो निरक्षर और साक्षर और स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो जो निरक्षर है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, और अस्वस्थ है मतलब बीमार उमार पड़ते रहता है, तो वो क्या है, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बोझ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोग का 1 से लेकर 40 तक का सवाल, जो कि मैंने सारा का सारा करवा दिया, और ये आपके PYQ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और भी आप लोग का चाहिए PYQ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा का सारा मैं करवा दूंगा, ठीक है। सारा करवा दिया भी हूँ, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर हमारे आप यूट्यूब चैनल को छान मार सकते हैं।